Good morning, all of you. Today we are going to start day 5 of Polity Revisions, subject Geography. Topic is Oceanography and Marine Resources. So today we are going to talk about the Oceanography and Marine Resources. क्या क्या है? तो पॉइंट 1 से हम शुरू करेंगे. पॉइंट 1 में क्या है? रिलीफ ऑफ द ओशियन फ्लोर्स. ओशियन फ्लोर्स की जो रिलीफ्स है वो क्या क्या है और उनको क्या क्या नाम दिया गया है. ओके. सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होगा वो कहाँ से होगा? जीरो से लेकर 200 मीटर तक नीचे तक होगा, जिसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहेंगे. कॉन्टिनेंटल स्लोप जो होगा, ये वाला हिस्सा जो होगा स्लोप, ठीक है. नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल राइज, यहाँ से क्या होगा? कॉन्टिनेंटल राइज होगा. नेक्स्ट अब आएगा डेप्थ का एरिया, ओशियन वेसिन, जिसको हम ओशियन वेसिन कहेंगे. मिड ओशियन रिज जो होगा वो वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण बीच में एक माउंटेन जैसा क्रिएट होता है, जिसको हम ओशियन मिड ओशियन रिज कहते हैं, जहाँ से क्रूड ऑयल मिनरल्स भी हम कलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट ओशियन ट्रेंस डीपेस्ट पार्ट, जिसको हम डाइवर्जेंस के कारण क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे ट्रेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है. ये होता है किस लिए? कॉन्टिनेंटल मूवमेंट के लिए होता है. नेक्स्ट सबसे डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन क्या होता है? मरियाना ट्रेंच, जिसकी लेंथ है 11,022 मीटर. ओके. नेक्स्ट टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशियंस. सैलिनिटी क्या चीज़ है? सॉलिडिफिकेशन, मतलब जितनी भी सॉल्टी लेवल है ओशन का, उसको हम सैलिनिटी कहते हैं. टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. ओशियन का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. पोल के तरफ जितना जाओगे टेम्परेचर ओशन का घटता जाएगा. इफेक्टिव बाय द लैटिट्यूड, डेप्थ, करंट, विंड एंड सीजन्स, ठीक है. थर्मोक्लाइन सडन चेंज इन टेम्परेचर, सडन चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है. सैलिनिटी क्या है? एवरेज सैलिनिटी कितना है? 35% पार्ट्स पर 1000, ठीक है. ये पीपीटी है. सो ये सैलिनिटी को मेज़र करने का, या फिर वाटर की जो सैलिनिटी उसको मेज़र करने का यूनिट है. अफेक्टेड बाय एवापोरेशन, रेनफॉल, रिवर इनपुट, आइस फॉर्मेशन एंड ओशियन करंट्स. किन किन चीज़ों से इफेक्ट होता है? एवापोरेशन, रेनफॉल, रिवर इनपुट, आइस फॉर्मेशन एंड ओशियन करंट्स. ओके. मोर सैलिनिटी इन सबट्रॉपिकल रीजन्स, हाई एवापोरेशन. नेक्स्ट ओशियन करंट क्या चीज़ है? ओशियन करंट, अब ओशियन लेवल में जो करंट्स मूव होता है जो भी, उसको हम कहते हैं ओशियन करंट्स. जैसे नॉर्थ पैसिफिक करंट कौन से टाइप से मूव हो रहा है? देख सकते, रेड का मतलब क्या होता है? हीट जोन. कैलिफोर्निया करंट इस तरफ से मूव होगा, ठीक है. यहाँ पे थोड़ा हीट जोन रहेगा. नेक्स्ट पेरू, यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है? हेम्बोटन करंट, जहाँ पे पूरा का पूरा क्या रहेगा? कूल विंड रहेगा, ठीक है. नेक्स्ट इस एरिया में क्या देखेंगे? जहाँ पे लेबरेटर करंट जो है वहाँ पे थोड़ा कूल करंट रहेगा, और बाकी सब में क्या रहेगा? हॉट करंट रहेगा, या फिर वार्म करंट रहेगा, जिसको हम वार्म करंट कहते हैं. गल्फ स्ट्रीम में वार्म करंट रहेगा, और इफिल्टरी ड्रिफ्ट जिसको हम कहते हैं. नेक्स्ट ब्राज़ील करंट क्या रहता है? वार्म रहता है. और बेंगुलिया करंट जो होता है वो क्या रहेगा? कूल रहेगा. वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है. यहाँ पे क्या होता है? करंट ड्रिफ्ट होता है. नेक्स्ट आर्टिक सर्कमपोलर करंट. एगुआस करंट, यहाँ पे क्या होगा? वार्म करंट होगा, ठीक है. और स्लाइडली इस साइड में क्या होगा? कूल होगा. कुरेशो करंट क्या होता है? वार्म होता है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कुरेशो करंट क्वेश्चन में आ चुका है. तो ये सारे चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ से पूछा जाता है कि ये करंट क्या होगा? वार्म करंट होगा या फिर कूल करंट के अंडर में आएगा. जितने भी है लेबरेटर करंट क्या है? इस साइड में कूल करंट में आएगा. और ये आजू बाजू जितने भी एरिया है, जैसे गल्फ स्ट्रीम, ये वार्म करंट के अंडर में आएगा. ड्रिफ्ट जो है वो भी वार्म करंट में आएगा. ब्राज़ील करंट भी वार्म करंट में आएगा. ओके.
तो वार्म काइंड एंड कूल काइंड का एक लिस्ट बना लेना। और रेशियो करंट जो है वो क्या होगा, वो भी वार्म करंट में आएगा। तो ये सब इफेक्ट होता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 4 का हम डिस्कस करेंगे, टाइड एंड वेव्स। टाइड एंड वेव्स में हम क्या देखेंगे, टाइप किस लिए होता है, जो ग्रेविटेशनल पोल्स होता है उसके कारण क्या होता है, टाइड्स क्रिएट होता है। किसका ग्रेविटेशन, कॉज बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। मून एंड सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या होता है, जो अर्थ की सरफेस में जो ओशियंस है उसमें टाइड्स क्रिएट होता है। ठीक है, तूफान जिसको कहते हैं हम उसको टाइड्स कहते हैं। तो स्प्रिंग टाइड्स कैसे होता है, जब मून और अर्थ आमने सामने होंगे या फिर मून क्या होगा, पीछे होगा, इस कारण से दोनों तरफ से खिंचाव होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ सन रहे और मून पीछे रहेगा तो दोनों तरफ से खिंचाव रहेगा, और दोनों एक साथ होंगे तो यहाँ पे हाई टाइड्स की संभावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टाइप्स में क्या देखेंगे, दो तरह के टाइड्स होते हैं, एक स्प्रिंग टाइड, दूसरा नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड क्या होता है, हाईएस्ट हाई टाइड एंड लोएस्ट लो टाइड, न्यू मून एंड फुल मून में ये देखा जा सकता है। नेक्स्ट नीप टाइड में क्या होता है, लोएस्ट हाई टाइड एंड हाईएस्ट लो टाइड फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर में, इसको हम देखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर में। ठीक है, वेव्स कैसे फॉर्म होगा, कॉज बाय द विंड्स ब्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। टाइप्स विंड वेव्स, स्वेल वेव्स एंड सुनामी वेव्स। ये सब किस कारण होता है, अर्थ और मून एंड सन की ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण होता है, जो अर्थ में इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट कोरल रिलीफ। अब कोरल रिलीफ जो क्या है, ओशियन लेवल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्ड बाय टाइनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड कोरल पॉलिप्स, रिक्वायर वार्म क्लियर शैलो वाटर, जिसकी टेम्परेचर रहेगी 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। टाइप क्या रहेंगे, फ्रिंगिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटोल रीफ। फ्रिंगिंग रीफ का जो शेप होता है इस पिक्चर में दिखाया गया है, फाउंड क्लोज टू शोरलाइन। और बैरियर रीफ क्या होता है, सेपरेटेड फ्रॉम शोर बाय ए लगून। एटोल रिंग शेप रीफ अराउंड ए लगून। कोरल रीफ इन इंडिया, गल्फ ऑफ मन्नार, टीएन, पल्क बॉय, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप। ठीक है, कहाँ पे मिलता है कोरल रीफ इंडिया, कहाँ पे मिलेगा, गल्फ ऑफ मन्नार, टीएन, पल्क बॉय और अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप में हमें मिलता है ज़्यादातर। नेक्स्ट सुनामी कहाँ पे होगा, सीरीज ऑफ जेंट सी वेव्स कॉज्ड बाय द सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशियन वाटर। ठीक है, सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशियन वाटर के कारण क्या होता है, सुनामी कॉज होता है। और कॉजेस का कारण क्या होगा, अंडर सी अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, लैंडस्लाइड्स, मेटेरियल इम्पैक्ट एसेट्रा। मैकेनिज्म क्या होगा, अर्थ अंडर ओशन फ्लोर जो होगा वो डिस्प्लेस होगा, जिसके कारण क्या होगा, वाटर कॉलम इन डिस्प्लेस। ठीक है, वाटर कॉलम डिस्प्लेस हो जाता है, जिसके कारण ये वेव्स ऊपर की तरफ जाएगा, नेक्स्ट कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा और सडनली सुनामी की जो स्थिति है वो बन जाती है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे 7 मरीन रिसोर्सेज। मरीन रिसोर्सेज क्या है, लिविंग रिसोर्सेज जहाँ पे फिशरीज, फूड एंड इकोनॉमी डिफाइन होता है। प्लांक्टन, सीवीड्स, कोरल्स, मरीन ममल्स, टर्टल्स, मोलस्कस एंड कार्सियंस, ये सारी चीज़ें क्या होता है, मरीन रिसोर्स के अंडर में आता है। नेक्स्ट नॉन लिविंग रिसोर्सेज को देखेंगे हम। जो नॉन लिविंग होता है वो है मरीन मिनरल्स, जैसे सॉल्ट्स मिलेंगे, सैंड्स मिलेंगे, ग्रेवियल, फॉस्फोरेट्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफशोर। ठीक है, पॉलीमेटेलिक नोडल्स, सीयू, कॉपर, निकेल, सीओ, कार्बन ऑक्साइड और एमएन, ये सारी चीज़ें क्या होगा,
पॉलीमेटेलिक मोलिक्यूल्स है जिसको हम ओशियनोग्राफी या फिर ओशन से कलेक्ट करते हैं। पॉइंट 9 में क्या देखेंगे, ओशन पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन। अब ओशन को पोल्यूशन से और कंजर्वेशन में कैसे लाया जाए। सो ओशन पोल्यूशन का कॉज क्या है, ऑयल स्प्लिट्स, प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट, स्वेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, थर्मल पोल्यूशन, केमिकल, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स के कारण पोल्यूशन क्रिएट होता है। कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, प्रभाव वेस्ट मैनेजमेंट से, कंट्रोल ऑफ ऑयल स्प्लिट्स, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया MPS, सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस, ब्लू इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज। इंपॉर्टेंट MCQs देखेंगे। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन अर्थ इज मरीन ट्रेंच, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम इज ए क्या है, वार्म करंट होगा। लेबोरेटर क्या है, कौन से एरिया में आएगा, कोल्ड और वार्म करंट के एरिया में आएगा, कोल्ड करंट में आएगा। हाईएस्ट टाइड ड्यूरिंग फुल मून एंड न्यू मून आर कॉल्ड, फुल मून और न्यू मून में क्या होता है, स्प्रिंग टाइड्स। द एज लिमिट फ्रॉम द बेसलाइन इज कितना होगा, देखो यहाँ पे 8 पॉइंट हम देखेंगे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे हमने ये छोड़ दिया था इसको हम देखेंगे। एन एरिया अप टू 200 न्यूटिकल माइल्स, जिसको हम 370.4 किलोमीटर फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द कोस्ट कंसिडर करते हैं। कोस्टल कंट्रीज हैव सॉवरेन राइट्स फॉर एक्सप्लोरिंग एंड एक्सप्लोइटिंग, कंजर्विंग एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज, जिसका बेस लाइन हमने तय किया है। जैसे यहाँ पे 12 नैनोमीटर टेरिटोरियल वेव वाटर्स में रहेगा, 24 नैनोमीटर कॉन्टिजियस जोन में रहेगा, 200 नैनोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में रहेगा, ठीक है। तो ये EEZ का जो बेसलाइन होगा वो कितना होगा, 200 नैनोमीटर एंड हाई सी में ये आता है, ओके। सो यहाँ का जो क्वेश्चन है हमें EW लिमिट का क्या होगा, 200 नैनोमीटर के जोन में आएगा। Tsunamis are mainly caused by volcanic eruption, underwater earthquake, ocean tides. So underwater earthquake की वजह से सुनामी आता है, ठीक है। इंडियन मैप में अगर देखेंगे कोरल रीफ्स कहाँ पे मिलता है, बेसिकली यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड से गल्फ ऑफ मैनर से एंड लक्षद्वीप में ये सारे क्या आएगा, कोरल रीफ्स का एरिया है ये सब, ओके। कुछ पॉइंट्स है जैसे शीट 1 के वार्म वर्सेस कोल्ड का इनको हम देखेंगे रिविजन पर्पस के लिए। सुनामी मैकेनिज्म कैसा होता है, इंडियन ओशियन करंट्स क्या चीज़ है, या फिर इसके ऊपर हम पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ नोट्स बनाएंगे। एल निनो इम्पैक्ट ऑन द फिशरीज, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था एल निनो की वजह से फिशरीज में क्या होता है। कोरल रीफ डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया अभी हमने डिस्कस किया। ब्लू इकोनॉमी कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको रिवाइज कर लेना, ओके। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द डे 5 ऑफ द जियोग्राफी। टॉपिक वाज ओशियनोग्राफी एंड मरीन रिसोर्सेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पार्ट आप देख लेना। मरीन रिसोर्स, कोरल रीफ और सैलिनिटी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अपकमिंग डेज में मैं MCQs लेके आऊँगा। टिल गुड बाय एंड टेक केयर।